हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आजकल हम क्लास 11th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है भौतिक जगत। और पिछली क्लास में हमने इसकी कुछ सामान्य परिभाषाओं जैसे विज्ञान, भौतिक विज्ञान और साथ ही भौतिक विज्ञान की हमने मुख्य रूप से दो ब्रांचेस ली थी, जिसे हम स्थूल भौतिकी मैक्रोफिजिक्स तथा सूक्ष्म भौतिकी माइक्रोफिजिक्स के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है भौतिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, फिजिक्स एंड टेक्नोलॉजी। भौतिक विज्ञान तो हम जानते हैं, हम अपने अगल बगल प्रकृति के ज्ञान को, प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं के ज्ञान को ही हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इन घटनाओं के द्वारा विभिन्न वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार के नियम प्रतिपादित किए जो प्राकृतिक घटनाओं से ही उत्पन्न हुए थे। इसमें सबसे एग्जाम्पल हम लें तो हम कहें, जैसे आपने देखा होगा जेम्स वाट ने क्या करा था कि जब उसने देखा था कि किसी केतली में जब चाय बनाई जाती है तो उसने देखा था जब चाय उबलना शुरू हो गई तो उसका ढक्कन ऊपर नीचे होने लग गया था, हिलने लग गया था। उसने उस घटना से प्रेरित होकर के भाप के इंजन का आविष्कार कर डाला। तो हम क्या कह रहे हैं, यहां प्राकृतिक घटना से प्रेरित होकर के एक सिद्धांत आया जिसे हम कहते हैं भाप की ऊर्जा या ऊर्जा सिद्धांत कहते हैं। और उस सिद्धांत से का उपयोग करके हमने उसको समाज की सेवा में, समाज के उपयोग के लिए हमने जो एक मॉडल दिया वो हम कहते हैं भाप का इंजन, यानी कि जो रेल इंजन बाद में बना। तो जो सिद्धांत था वो तो था भौतिक विज्ञान, और जो बाद में उस सिद्धांत पे आधारित हमने एक रेल का इंजन बनाया उसी को हम कहते हैं प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। तो कोई भी विज्ञान तब तक सार्थक नहीं माना जा सकता जब तक कि उसका समाज के लिए कोई उपयोग न हो। तो हमारे जो विभिन्न भौतिकी के सिद्धांत हैं वो समाज के लिए बहुत उपयोगी है। तो एक हमने जेम्स वाट का एग्जांपल लिया है। अब यदि हम बात करें दूसरे एग्जांपल की, तो आपने देखा होगा, हम आर्किमिडीज की बात करें तो आर्किमिडीज ने भी एक प्राकृतिक घटना, जिसमें कि वह एक बाथ टब में लेटा हुआ था और उस बाथ टब में नहाते हुए उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि जब किसी वस्तु को जल में डुबोया जाता है या किसी द्रव में डुबोया जाता है तो उसके भार में जो कमी आती है वो उस वस्तु द्वारा हटाई गए द्रव के भार के बराबर होती है। उस एक सामान्य घटना से उसने प्लवन के नियम तैयार किए। इसी में यदि हम आगे बात करें तो हम कह सकते हैं आर्किमिडीज के अलावा न्यूटन की बात करें। न्यूटन जब एक सेब के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तो सेब के पेड़ से सेब जब नीचे की ओर गिरा, उसने इसी घटना से प्रेरित होकर के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज कर दी। और उसी गुरुत्वाकर्षण नियम के द्वारा हमारे जो पूरा का पूरा सौर मंडल में जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। इसी गुरुत्वाकर्षण के कारण जो चंद्रमा है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जो भौतिकी के जो सिद्धांत आते हैं उनमें अधिकतर सिद्धांत जो हैं वो प्रकृति में घटित होने वाली घटनाओं से प्रेरित होकर के ही आते हैं। और जब इन सिद्धांतों को, प्रकृति से जो घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं से क्या करा, वैज्ञानिकों ने प्रेरित होकर के सिद्धांतों की खोज करी। तो वह जो हमारे सिद्धांत हैं, वह जो हमारे नियम हैं, वह हमारे कहलाते हैं भौतिक विज्ञान। और जब इन सिद्धांतों का उपयोग हम करते हैं प्रौद्योगिकी में, समाज के उपयोग के लिए जिन उपकरणों को बनाया जाता है इन सिद्धांतों पे आधारित करके, उस को हम कहते हैं, उपकरणों को, उन चीजों को हम क्या कह देते हैं, टेक्नोलॉजी कह देते हैं। तो हम देखते हैं यह तो वर्तमान युग टेक्नोलॉजी का युग है। हम अपने आसपास देखें तो हमें भौतिक विज्ञान के द्वारा उनके सिद्धांतों पर कार्य करने वाले विभिन्न गैजेट मिल जाएंगे, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे वो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले विभिन्न उपकरण हो। इसके अलावा आप देखिए तो दूर संचार के फील्ड में हमारे फिजिक्स ने बहुत अच्छी तरक्की की है। आज हम यहाँ पर बैठे बैठे ही लाइव यहां से कई हजारों किलोमीटर दूर किसी दूसरे स्थान पर घटित होने वाली घटनाओं को लाइव देख सकते हैं, सजीव रूप से देख सकते हैं। और इस कारण से हम लोगों का कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा बढ़ गया है। इसी टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमने बसें बनाई, कारें बनाई, रेलगाड़ियां बनाई, इसके अलावा हवाई जहाज बनाए, जिसके कारण मनुष्य अब हजारों किलोमीटर की दूरियां घंटों में और दिनों में तय कर लेता है। तो हम कह सकते हैं यह सब चीजें भौतिक विज्ञान का जो टेक्नोलॉजी में जो कन्वर्जन है उसमें जो उपयोग किया गया है, इसी के द्वारा संभव हो पाई है। तो भौतिक विज्ञान
से हम सिद्धांतों का उपयोग करते हैं, सिद्धांत बनाए जाते हैं, और उन सिद्धांतों को जब सामान्य जनजीवन में, सामान्य लोगों के लिए, समाज के लिए किसी उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? टेक्नोलॉजी कह देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकृति में मूल बल। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर बल क्या होता है। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा है, बल की परिभाषा तो ये होती है कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। और हम जानते हैं कि बल का जो परिमाण होता है उसे हम F बराबर ma से प्रदर्शित करते हैं, जहां m किसी पिंड का द्रव्यमान तथा a उसमें उत्पन्न त्वरण होता है। बल का जो हम मात्रा कहते हैं वो होता है न्यूटन। अब यदि हम इसे सार्थक रूप से समझे कि आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए बल क्या कर सकता है। बल हमने कहा किसी वस्तु पर धक्का लगा सकता है, हम बल के द्वारा किसी वस्तु को खींच सकते हैं, हम बल के द्वारा किसी वस्तु के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, किसी वस्तु का आकार बदल सकते हैं, हम किसी वस्तु को उसकी गति अवस्था से उसकी विराम अवस्था में ला सकते हैं, हम बल के द्वारा किसी विराम में पड़ी हुई वस्तु को उसकी गति अवस्था प्रदान कर सकते हैं, और बल के ही द्वारा हम किसी वस्तु की गति अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी गति को बढ़ा भी सकते हैं और उसकी गति को कम भी कर सकते हैं। यह सब हमारे बल के द्वारा ही संभव है। अब हमने अपने अगल बगल देखा है कि प्रकृति में विभिन्न प्रकार के बल हैं। आप देखिए तो सूर्य से उत्पन्न होने वाली जो हमारी प्रकाश किरणें होती है, यह हमारे पूरे के पूरे जो हमारा पृथ्वी का पूरा सिस्टम है, इस सिस्टम की कहते हैं हमारा मूल स्रोत है ऊर्जा का। क्योंकि जो हमारी सौर ऊर्जा आती है, उसी ऊर्जा को प्राप्त कर करके हम कहते हैं हवाएं भी बहती है, उसी ऊर्जा से समुद्रों का जल वाष्पीकृत होकर के ऊपर जाता है तथा आकाश में बादलों का रूप धारण करके बारिश होकर के पहाड़ों से वही बारिश नदियों के रूप में फिर से समुद्रों में मिल जाती है। और यह सारा का सारा क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के बलों के सहयोग से होता है। तो प्रकृति में जो बल है वो अनेक प्रकार के हैं। जहां हम बात करें तो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में, या हम यदि आवेशों की बात करें तो हम कहते हैं दो आवेशों के बीच में यदि आवेश विपरीत है तो उनके बीच में आकर्षण बल काम करता है, यदि आवेश समान है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो हम ये कहते हैं कि जो प्रकृति में जो मूल बल है वह अनेक हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से उनको 4 भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहला भाग हमारा आता है गुरुत्वाकर्षण बल। प्रकृति के मूल बलों की श्रेणी में पहला बल आता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल जिसकी खोज न्यूटन ने करी थी, और आपने पुरानी क्लास में 9th तथा 10th में इस गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अवश्य ही पढ़ा होगा। इस बल के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच में जो लगने वाला बल होता है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, वो उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको ध्यान हो तो लगने वाले बल का हम सूत्र निकालते थे F बराबर, यहां हम कोई एक कांस्टेंट ले लेते थे जिसे हम कैपिटल G से निरूपित करते थे, और यहां हमारा होता था M1 M2 बटे आर स्क्वायर, जहां M1 पहले पिंड का द्रव्यमान होता था, M2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान होता था, R उनके बीच की दूरी होती थी। यदि कांस्टेंट K के मान को हम न्यूटन के सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक से प्रतिस्थापित कर दें, जैसे कि आपने सूत्र में पढ़ा होगा, वो होता है कैपिटल G साथ में M1 M2 बटे आर स्क्वायर। तो यह जो हमारा सूत्र हुआ गुरुत्वाकर्षण बल का, यह गुरुत्वाकर्षण बल सूक्ष्म पिंडों से लेकर के आकाशीय पिंडों के बीच सब स्थानों पर एक समान रूप से काम करता है। और यह गुरुत्वाकर्षण बल में हम देखें, यह बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात द्रव्यमान जितना ज्यादा होता जाएगा इस गुरुत्वाकर्षण बल का मान भी उतना ही अधिक होता जाएगा। और यही वह गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण सूर्य के चारों तरफ 8 ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। यही वो गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता रहता है। और यही वो गुरुत्वाकर्षण बल भी है जिसके कारण हम किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर उछालते हैं तो वो वापस लौट करके पृथ्वी तक वापस आ जाती, पृथ्वी की सतह पर पहुंच जाती। तो यह सिद्धांत तो एक है गुरुत्वाकर्षण बल, जिसको हम कह सकते हैं कि न्यूटन ने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने इसको प्रस्तुत किया था, लेकिन यह हमारी प्रकृति में विस्तृत रूप से विस्तारित है, विस्तृत रूप से फैला हुआ है, और विभिन्न स्थानों पर हम इसकी क्या देखते हैं, परिणाम भी देख पाते हैं। तो
मूल बलों की श्रेणी में जो पहला बल है वो हमारा है गुरुत्वाकर्षण बल। हम कहते हैं कि यह आकाशीय पिंडों के बीच बड़े अच्छे से काम करता है। पिंडों का द्रव्यमान जितना ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल उतना ही अधिक प्रभावी होगा। लेकिन यह गुरुत्वाकर्षण बल जब हम परमाणुीय कणों की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले कण की बात करते हैं, तो हम देखते हैं वहां पर यह जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है यह इतना प्रभावी नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हमने कहा गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात यह उन पिंडों के लिए ज्यादा प्रभावकारी है जिनका की द्रव्यमान ज्यादा है। और जब हम परमाणु के भीतर के कणों की बात करते हैं, प्रोटॉन की और न्यूट्रॉन प्रोटॉन की, तो चूंकि उनके द्रव्यमान बहुत सूक्ष्म होते हैं तो वहां पर यह गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रभावकारी नहीं हो पाता। इसका जो मात्रक होता है, जो हम जानते हैं बल का जो मात्रक होता है वह तो क्या होता है? न्यूटन ही होता है। तो यह हमारा कौन सा आ गया? गुरुत्वाकर्षण बल। दूसरा बल जो हमारा होता है उसे हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। जो दूसरा बल है मूल बलों की श्रेणी में, इसे कहते हैं विद्युत चुंबकीय बल। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि जो परमाणु होता है, परमाणु के अंदर मुख्य रूप से 3 कण होते हैं। एक हमारा कण होता है इलेक्ट्रॉन, एक हमारा कण होता है प्रोटॉन और तीसरा हमारा कण होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन एक ऐसा कण है कि जिस पर कि हम कहते हैं, एक नए शब्द की बात करते हैं जिसे हम कहते हैं आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश की प्रवृत्ति होती है वो बिल्कुल विपरीत प्रवृत्ति होती है जो प्रोटॉन पर जो आवेश होता है। अर्थात यदि आवेश इन दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक गुण मान ले तो हम कहेंगे कि वह जो गुण है वो इलेक्ट्रॉन के लिए जैसा है, प्रोटॉन के लिए बिल्कुल उसका विपरीत है। और इसी को हम विपरीत को और कह सकते हैं कि जो दूसरा हमारा गुण है कि हमने कहा इलेक्ट्रॉन के लिए वो जैसा है, प्रोटॉन के लिए विपरीत है। तो इलेक्ट्रॉन के लिए यदि उस आवेश को हम ऋण कह दें, या ऋण आवेश होता है, तो प्रोटॉन के लिए उसी बात को हम कह सकते हैं वह धन आवेश है। यह दोनों क्या है? एक दूसरे के विपरीत। तो यहां से हम वैद्युत बलों की बात शुरुआत करते हैं। हम कहते हैं जो ऋण आवेश होता है, यानी कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक हमारा होता है ऋण और दूसरा होता है धन। तो विद्युत बल कहता है कि समान आवेशों में यदि आवेश समान है, यानी कि यदि दोनों आवेश धनात्मक है, तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा। अर्थात वैद्युत बलों की बात करें तो हम कहते हैं समान आवेशों में, समान आवेशों कौन कौन से? धन धन या ऋण ऋण, इसके बीच में जो बल काम करता है वो होता है प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण बल काम करता है। और विपरीत आवेशों में, विपरीत आवेशों में यानी कि एक धन आवेश एक ऋण आवेश है, या यही होगा दूसरा भी, एक पहला ऋण है दूसरा धन, इनके बीच में जो बल काम करता है वो होता है आकर्षण बल। प्रतिकर्षण बल से तात्पर्य उस बल से है कि जब एक वस्तु के समीप में दूसरी वस्तु को लाया जाए और पहली वस्तु दूसरी वस्तु को अपने से दूर हटा दे, दूर भेज दे, तो इस प्रकार के बल की प्रवृत्ति को हम कहते हैं कि यह प्रतिकर्षण बल होता है। और आकर्षण बल से तात्पर्य है जब एक वस्तु के समीप में दूसरी वस्तु को लाया जाए और पहली वस्तु दूसरी वस्तु को अपनी ओर खींच ले, तो इस प्रकार के बल को हम नाम देते हैं, यह आकर्षण बल होता है। तो जो विद्युत बल है इसकी सबसे अच्छा जो सिद्धांत दिया था, जो मूल सिद्धांत तो दिया था, वह दिया था कूलाम ने। कूलाम हमारे एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने यह नियम दिया था। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल किसने दिया था? हमने कहा न्यूटन ने दिया था, न्यूटन ने प्रस्तुत किया था इस बल को। वैसे ही जो वैद्युत बल है इनको कूलाम नामक एक साइंटिस्ट ने प्रस्तुत किया था, और उसी ने बताया कि समान आवेशों पर प्रतिकर्षण बल तथा विपरीत आवेशों पर आकर्षण बल काम करता है। उसने भी न्यूटन के समान ही 2 आवेशित कणों के बीच लगने वाले बल जो था उसकी गणना करी और उसका सूत्र दिया, F = K Q1
Q2/R²। अब देखिए यह सूत्र बिल्कुल न्यूटन के सूत्र के समान ही है, बस इसमें अंतर यह है कि इसमें पिंडों का द्रव्यमान आता है और यहां पर उन पिंडों का आवेश लिया जाता है। तो पिंडों पर उनके आवेश के कारण जो बल लगता है दो पिंडों पर, उसे हम क्या कह देते हैं, वैद्युत बल नाम देते हैं। बाद में जाकर के कुछ साइंटिस्टों ने, जैसे ओस्टर्ड एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने, इसके अलावा फैराडे एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने बाद में यह बात प्रस्तुत करी कि विद्युत के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है और परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण वैद्युत धारा उत्पन्न हो सकती है। तो इन्होंने वैद्युत बल और चुंबकीय बल को एक दूसरे का प्रतिरूप ही माना, मतलब कि वैद्युत बल से चुंबकीय बल, चुंबकीय बल से वैद्युत बलों को उत्पन्न किया जा सकता है। इन्होंने वैद्युत और चुंबकीय बल के बारे में यह सब बातें की। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत और चुंबकीय बलों के बारे में जो मुख्य योगदान देने वाले साइंटिस्ट थे, सबसे पहले हमारे कहते हैं कूलाम आए थे। कूलाम के द्वारा कूलाम ने अपना नियम प्रतिपादित किया दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल के रूप में। उसके बाद ओस्टर्ड ने हमें यह बताया कि किस प्रकार जब किसी विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद फैराडे ने इस प्रकार से समझाया कि जब किसी चालक के समीप से विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, तो किस प्रकार से उस चालक में विद्युत धारा बह जाती है। तो इन सब साइंटिस्टों ने मिलकर के इस विद्युत तथा चुंबकीय बलों के नियम को प्रतिपादित किया। तो हमने दो नियम तो पढ़ लिए, पहला गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा पढ़ा है हमने चुंबकीय बल। अब हम अगले दो नियमों की और पढ़ते हैं। अभी हमने प्रकृति के जो मूल बल थे, हमने कहा वह 4 प्रकार के होते हैं और उनमें से 2 मूल बलों, जिसको कि हम कहते हैं, पहला हमारा था गुरुत्वाकर्षण बल और दूसरा हमारा था विद्युत चुंबकीय बल। इन दोनों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम समझेंगे तीसरा मूल बल क्या है। जो तीसरा मूल बल होता है उसे हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल, इसे हम इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। प्रबल नाभिकीय बलों से तात्पर्य है कि हमारा जो वैद्युत चुंबकीय बल है, वह सिद्धांत कहता है कि समान आवेशों के बीच में प्रतिकर्षण बल काम करता है और विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण बल काम करता है। अब यदि हम परमाणु के स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना के बारे में बात करें, तो हम जानते हैं यह परमाणु का यदि हम एक नाभिक ले लें और यह मान लें उसके बाहर की कक्षा है, इस कक्षा में जो घूमते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के जो केंद्रीय भाग होता है, इसे हम कहते हैं यह होता है नाभिक। और नाभिक में हमारे क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो कि निरावेशित कण होता है, इस पे कोई आवेश नहीं होता, और साथ में होते हैं प्रोटॉन। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन होता हो और एक ही न्यूट्रॉन होता हो। प्रोटॉनों की संख्या भी 1 से ज्यादा होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या भी अधिकतम में 1 से ज्यादा होती है। अब हम जानते हैं न्यूट्रॉन पे तो चलो कोई आवेश नहीं होता, लेकिन प्रोटॉन पे तो कैसा आवेश होता है, धनावेश होता है। जब एक से अधिक प्रोटॉन एक ही स्थान पर रहते हैं तो वह क्या करेंगे, एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। उसके बाद भी यह हमारा नाभिक एकजुट रहता है, यानी कि अखंडित रहता है, विखंडित रहता है, यानी कि खंडित नहीं होता, हम कह सकते हैं। इसका अर्थ है इन प्रोटोन के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध बाहर से निश्चित रूप से कोई एक ऐसा बल लग रहा है जो इन सब बलों को बांधे रखे हुए है, और वह जो बल है वह वैद्युत चुंबकीय बलों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि यह बल वैद्युत चुंबकीय बलों से 100 गुना शक्तिशाली होता है। 100 गुना शक्तिशाली होता है, अर्थात ये इससे 100 गुना बड़ा होता है ये वाला बल। क्योंकि प्रोटोनों के बीच में यदि वैद्युत बल की बात करें तो हमने कहा प्रतिकर्षण बल लगेगा। यदि प्रोटोन के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा तो एक से अधिक प्रोटोन तो एक स्थान पर रह ही नहीं सकते। तो
वह तो क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। यदि वह अलग अलग हो जाए तो हमारा जो नाभिक होगा वो विखंडित हो जाएगा, वो टूट जाएगा। लेकिन हम देखते हैं सामान्यतः ऐसी घटना घटित नहीं होती। इससे वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने यह निष्कर्ष निकाला कि नाभिक में एक ऐसा प्रबल नाभिकीय बल बाहर से लग रहा है जो प्रोटोनों के बीच में लगने वाले प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध भी उन्हें बांधे रखे हुए है, और साथ में उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी नाभिक के अंदर उपस्थित रहते हैं। जब हम केमिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि किसी भी नाभिक का, किसी भी परमाणु का जो कुल परमाणु द्रव्यमान होता है, वह उसका यदि एक हम कहें कि थ्योरेटिकल मान निकालें कि इतने प्रोटॉन हैं, इतने हम कह सकते हैं न्यूट्रॉन है, तो उसका नाभिक का द्रव्यमान इतना होगा। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली नापते हैं तो हम देखते हैं द्रव्यमान कुछ कम होता है, और इसी कमी को हम कहते हैं द्रव्यमान क्षति। द्रव्यमान क्षति। और बाद में साइंटिस्टों ने कहा कि यही द्रव्यमान ऊर्जा इस नाभिक के भीतर विभिन्न कणों को बांधने के लिए उपयोग में लाई जाती है। अर्थात द्रव्यमान में जो कमी आती है, वह कमी, द्रव्यमान परिवर्तित होता है ऊर्जा के रूप में, और वह ऊर्जा कहलाती है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बंधन ऊर्जा अर्थात परमाणु के जो नाभिक के द्रव्यमान में जो कमी आ रही है, वह कमी नाभिकीय बंधन ऊर्जा के रूप में खर्च हो जाती है या प्रयोग में आ जाती है, जिसके द्वारा नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक ही स्थान पर बंधे हुए रहते हैं, एक ही स्थान पर उपस्थित रहते हैं। साइंटिस्टों ने यह भी कहा कि यह जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, यह मूल कण नहीं है। यह जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन है, यह मूल कण नहीं है, बल्कि यह दोनों के दोनों जो कण हैं, एक नए मूल कण से मिलकर के बने हैं, जिसकी हमने पहले की बात करी थी, और उस मूल कण को हमने नाम दिया जिसे हम कहते हैं क्वार्क। और एक से अधिक क्वार्क मिलकर के ही न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं किसी एक संयोजन से, और एक से अधिक क्वार्क मिलकर के ही एक नए संयोजन से प्रोटॉन का निर्माण करते हैं। तो वास्तव में जो प्रबल नाभिकीय बल लगता है, वह न्यूट्रॉन और प्रोटॉन या प्रोटॉन के बीच में नहीं लगता, वह तो किसके बीच में लगता है, क्वार्कों के बीच में लगता है। एक से अधिक क्वार्कों के बीच में यह प्रबल नाभिकीय बल लगता है। तो इस प्रकार से हम प्रबल नाभिकीय बल को समझ सकते हैं। दूसरा हमारा जो होता है, जिसे हम कहते हैं क्षीण नाभिकीय बल। क्षीण नाभिकीय बल, तो हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल तो क्या करता है, नाभिक के भीतर समान आवेशों के कणों को भी बांधे रखता है। दूसरा नाभिकीय बल होता है जिसे हम कहते हैं क्षीण नाभिकीय बल। आपने रेडियोएक्टिव तत्वों के बारे में जरूर पढ़ा होगा। रेडियोएक्टिव तत्वों से तात्पर्य ऐसे तत्वों से है, ऐसे पदार्थों से है जो अपने भीतर से, जो अपने नाभिक से, परमाणु अपने नाभिक से कुछ कणों को उत्सर्जित करता रहता है, और जिन कणों को उत्सर्जित करता है उन कणों को हम कहते हैं अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा कण। तो किसी परमाणु के नाभिक से जिस प्रकार बीटा कणों का उत्सर्जन होता है, क्योंकि बीटा भी क्या है, एक है तो कण ही, तो वह कहां जा रहा है, नाभिक से निकल करके बाहर जा रहा है। इसका अर्थ है कि नाभिक उस कण को अपने भीतर संजो करके नहीं रख पा रहा है, अपने अंदर बांध करके नहीं रख पा रहा है, और इस प्रकार के नाभिकीय बल को हम नाम क्या देते हैं, क्षीण नाभिकीय बल। तो हम कहते हैं कि रेडियोएक्टिव पदार्थों के परमाणुओं के नाभिक से बीटा कणों का क्षय यह प्रदर्शित करता है कि नाभिक के भीतर एक क्षीण बल पाया जाता है, जो कि विभिन्न कणों को शक्तिशाली रूप से बांध करके नहीं रख पाता। क्योंकि ये शक्तिशाली रूप से बांध करके नहीं रख पाता, इसलिए ऐसे नाभिकीय बल को हम नाम देते हैं क्षीण नाभिकीय बल। तो दोस्तों, आज हमने भौतिक जगत, जो हमारा पहला चैप्टर था 11th फिजिक्स का, इसको हमने आज कंप्लीट किया। यह चैप्टर देखा जाए तो हमारे फिजिक्स के एक सामान्य जानकारी प्रस्तुत करता है। यह यदि आपने पिछली क्लासों में कुछ नहीं भी पढ़ा है, तो भी यह एक सामान्य जानकारी आपको दे देता है कि हमारे फिजिक्स के अंदर
मूलभूत सिद्धांत क्या है, किन सिद्धांतों को लेकर के, किन सिद्धांतों के हम कह सकते हैं सहयोग से हमारी भौतिक विज्ञान आगे की तरफ बढ़ती है। भौतिक विज्ञान में सिद्धांत तो अनेकों हैं, लेकिन कुछ ऐसे मूल सिद्धांत हैं, कुछ ऐसे बातें हैं जो हमारे हर सिद्धांत की एक प्रकार से आधारभूत नियम कहे जा सकते हैं। जैसे हमने कहा यांत्रिकी में बात करें तो हमारे जो न्यूटन के जो नियम हैं वो बड़े आधारभूत सिद्धांत हैं। उनको लेकर के हम यांत्रिकी में काफी डिटेल में स्टडी कर लेते हैं। यांत्रिकी में लगभग हर स्थान पर न्यूटन के सिद्धांत अच्छे से उपयोग में आते हैं। यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, वैद्युत बलों की बात करें, या वैद्युत हम कह सकते हैं स्थिर वैद्युत की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम कहें इलेक्ट्रिसिटी में जो हमारा कूलाम का नियम है बड़ा एक मूल सिद्धांत है, और इस सिद्धांत के द्वारा हम पूरी इलेक्ट्रिसिटी में काफी अच्छे से इसको समझ सकते हैं। और साथ ही हमने यह भी देखा कि प्रकृति में बल तो अनेक हैं, लेकिन हमने इन अनेकों बलों को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में, 4 भागों में विभाजित कर दिया। जिसमें पहला हमारा बल था गुरुत्वाकर्षण बल, दूसरा बल था हमारा विद्युत चुंबकीय बल, और तीसरा बल था प्रबल नाभिकीय बल, और चौथा हमारा था क्षीण नाभिकीय बल। तो अनेक बलों को हमने मुख्य रूप से 4 बलों में निर्धारित कर दिया, और इससे आपको हमारी भौतिक विज्ञान की एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई। अब बात आती है कि यदि आपकी 11वीं की परीक्षा में इस चैप्टर से यदि प्रश्न पूछे जाएं तो क्या पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न पूछे जाते हैं कि पहला तो होता है मूल बल किसे कहते हैं, मूल बल कितने हैं, मूल बल कौन कौन से हैं, अब उनके एग्जाम्पल पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा इस चैप्टर में एक टेबल है दी हुई कि जिसमें यह बताया गया है कि किस साइंटिस्ट ने किस सिद्धांत की खोज करी थी। जैसे हम कहें कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत न्यूटन ने दिया था, एडिसन ने हमारे को बल्ब का आविष्कार बताया था, जेम्स वाट ने भाप के इंजन का आविष्कार बताया था, आर्किमिडीज ने प्लवन के सिद्धांत बताए थे। तो इस प्रकार के साइंटिस्ट और उन्होंने किन सिद्धांतों को प्रतिपादित किया है, इसकी एक पूरी की पूरी टेबल है। तो आप यदि इस चैप्टर की एग्जाम के हिसाब से यदि तैयारी करना चाहते हैं तो आप मूल बलों को पढ़ लीजिए, साथ में उस टेबल में जो मुख्य मुख्य हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने जो जो नियम प्रतिपादित किए हैं उनको अवश्य ही याद कर लीजिए। तो आपको एग्जाम में यदि इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है वो होगा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है आ जाए, और वह आपको इन 2 बिंदुओं के भीतर से मिल जाएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है आपको चैप्टर फर्स्ट जो एक सामान्य जानकारी है भौतिक विज्ञान की यह समझ में अवश्य आ गया होगा, और जो भी चीजें हमारी इसमें छूट गई होंगी या जो भी चीजें हमारी इसमें कवर नहीं हो पाएंगी वो आगे के जो हमारे चैप्टर्स आएंगे उसमें अच्छे से कवर हो जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।